नमस्कार, स्वागत आप सभी का देवभूमि लाइव में। साथ में हूं आपके कीर्ति कंसल और बुलेटिन का आगाज एक अहम खबर के साथ हम कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा और जेपी नड्डा आज संघ परिवार के साथ जलपान करेंगे। सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। आगामी चुनावों को लेकर के चर्चा की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बैठक में सरकार की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और इसी के साथ हम आपको बताते चले आगामी चुनावों को लेकर के चर्चा की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा, ये इस वक्त की अहम खबर। जेपी नड्डा आज संघ परिवार के साथ जलपान करेंगे और सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल के साथ बैठक करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। बैठक में सरकार की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और इसी के साथ आपको बताते चले आगामी चुनावों को लेकर के चर्चा की जाएगी। बड़ी जानकारी प्रदेशवासियों के लिए। और रतन नेगी ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन नेगी, क्या शेड्यूल आज रहने वाला है जेपी नड्डा का और क्या कार्यक्रम? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपसे कुछ देर बाद यानी कि 8:30 पर संघ परिवार के साथ यहां पर जलपान करने का उनका पहला आज का जो कार्यक्रम है ये यहां पर तय किया गया। यानी कि अब से कुछ 1 घंटे बाद यहां पर जो रात संघ का जो कार्यालय है, जो संघ परिवार का जो कार्यालय, उनके साथ वो जलपान यहाँ पर करेंगे। इसके बाद लगभग 10:30 बजे बीजापुर गेस्ट हाउस में के कार्यालय व विभागों की समीक्षा बैठक यहाँ पर सुबह करने वाले हैं। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत सहित तमाम पदाधिकारी और महामंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद की अगर बात की जाए, लगभग दोपहर में अगर 2 बजे की बात करते हैं तो बूथ समिति की ये बैठक होने वाली है। देहरादून के कामली रोड पर यहाँ पर ये बैठक होनी है, महत्वपूर्ण ये बैठक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लगभग 3:30 बजे बूथ अध्यक्ष से ऊपर के प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक यहाँ पर 3:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करते हुए नजर आएंगे। सर्वे चौक IRD सभागार है, वहां पर यह बैठक होनी है। और इसके बाद शाम को लगभग 5:30 बजे सोशल मीडिया वॉलंटियर के साथ महत्वपूर्ण ये बैठक यहाँ पर होनी है। ये बीजापुर अतिथि गृह में होनी है। तो ये 5 बैठकें आज यहाँ पर होनी है, सुबह यानी कि 8:30 बजे से लेकर के और शाम 5:30 बजे तक लगातार ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला यहाँ पर चलता रहेगा। इसके साथ ही अगर हम कल के पूरे कार्यक्रम की बात करें तो उत्तराखंड देवभूमि में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत हुआ, उससे वो काफी गदगद होते हुए नजर आए। कल उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर अपनी बात में संबोधन करते हुए कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को कहा है कि भाजपा को हराने के लिए अब सारे दल एकजुट होंगे और हमें अपनी शक्ति को इतना बढ़ाना है कि हम उन्हें हरा सके। ये बात उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आज सभी विरोधी दल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के साथ साथ देश का विरोध पर भी उतरा है और विरोध करने वालों में कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी शामिल है। इसके साथ ही नड्डा ने कहा कि हमारे लिए प्रखर राष्ट्रवाद सबसे पहले है, उसके बाद दल और फिर व्यक्ति आता है। विचारधारा हमारी पूंजी है। नड्डा ने यही उत्तराखंड में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र किया, जैसे अटल आयुष्मान योजना की बात हो, उज्ज्वल योजना की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, आत्मनिर्भर भारत समेत कई अन्य योजनाओं का उन्होंने आंकड़ों के जरिए दावा किया कि इससे समाज के कमजोर और जो गरीब अंतिम व्यक्ति है उस व्यक्ति को फायदा हुआ। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में जो तमाम केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है, जैसे ऑल वेदर रोड का हम जिक्र करते हैं, इसके रेलवे लाइन की बात है, इनका जिक्र करते हुए कहा केंद्र सरकार की लगातार उत्तराखंड को महत्वपूर्ण सहयोग यहाँ पर मिल रहा है। महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी स्कीमें यहाँ पर चल रही है और यही डबल इंजन का लाभ होता है, जिससे उत्तराखंड में आपको विकास देखने को मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ की है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड यहाँ पर लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही जिस प्रकार कोरोना काल में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर से बेहतर पटरी पर लाने का प्रयास किया है। पहाड़ जैसी कठिन परिस्थितियों में भी चाहे वेंटिलेटर की बात हो, आईसीयू की बात हो, इसको लेकर के नड्डा ने मुख्यमंत्री देवेंद्र को बधाई दी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत है, उन्होंने साथ ये विश्वास दिलाया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि इस बार हम उत्तराखंड में 57 सीटें जीतने जा रहे हैं। वही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी विश्वास जताया कि अब की बार जो 17 में जो हमारा रिकॉर्ड था, इस बार हम 22 के चुनाव में भारी बहुमत से फिर उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो नड्डा ने भी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र यहाँ पर दिया। नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि बूथ जीतेंगे तो उत्तराखंड जीतेंगे। नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि संगठन को मजबूत लेकर चलना है, नीचे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना है, मैं नहीं हम की भावना होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि जीत का मंत्र भी नड्डा यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, ये कुछ देर बाद क्या कुछ निकल कर आता है, कुछ देर बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी उनके भाषण से, उनकी बात। ठीक है रतन, ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए।
क्योंकि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 2 दिन से संक्रमित मरीजों की संख्या 600 से अधिक हो चुकी है। बीते 24 घंटे के भीतर 680 नए संक्रमित और 8 मरीजों की मौत हुई है। कुल संक्रमितों की संख्या 77,573 हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,176 पर पहुंच चुका है। देहरादून में सबसे अधिक 307 संक्रमित मिले हैं। पिथौरागढ़ में 36, पौड़ी में 33, उधम सिंह नगर में 31, चमोली में 27 मरीज मिले हैं, जबकि नैनीताल में 87, अल्मोड़ा में 50, चंपावत में 14 और रुद्रप्रयाग में 9 मरीज मिले हैं। मेरे साथ रतन जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रतन, प्रदेश में जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस पर किस प्रकार से सरकार और प्रशासन की नजर? देखिए, प्रशासन की नजर निश्चित तौर से त्रिवेंद्र रावत लगातार बैठक ले रहे हैं, लेकिन सबसे चिंताजनक बात है कि हम देहरादून की अगर बात करें, देहरादून में केस लगातार बढ़ रहा है। कल 307 मामले देहरादून में निकल कर आए। पहाड़ों की बात करें, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र किया था, 87 मामले वहां निकल कर आ रहे हैं कोरोना संक्रमण के। अल्मोड़ा में 50 मामले निकल कर आए, हरिद्वार में 38 मामले निकल कर आए हैं। पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें, वहाँ 36 मामले हैं। पौड़ी गढ़वाल में 33 मामले हैं। उधम सिंह नगर जो मैदानी इलाका है, वहाँ पे 31 मामले हैं। फिर पहाड़ के चमोली में 27 मामले हो गए। पहाड़ के बागेश्वर में 25 मामले हो गए। टिहरी पहाड़ में आता है, 15 मामले वहां हो गए। चंपावत में 14 मामले हो गए। उत्तरकाशी में 8 और रुद्रप्रयाग में 9। तो हम कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्र, देखिए मैदानी क्षेत्र में देहरादून आता है जहाँ 307 कोरोना संक्रमण के मामले रहे। मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार आता है जहाँ 38 मामले रहे और उधम सिंह नगर आता है जहाँ 31 मामले। लेकिन इसके बाद हम 9-9.5 जिलों की बात करें तो वहां पर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है और त्योहारों के बाद से ही लगातार जो आंकड़ा है ये बढ़ रहा है। आज रविवार का दिन है। आज साप्ताहिक बंदी देहरादून के अंदर यहाँ पर की गई है, यानी कि जो आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की जो दुकानें वही यहाँ पर खुली रहेंगी। इसके अलावा आज पूरा बाजार यहाँ पर बंद है। साप्ताहिक बंदी जो है ये पहले से ही चला रहा है, इसका पालन कड़ाई से किया जा रहा है। इसके साथ ही चालान लगातार काटे जा रहे हैं जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। सरकार की तरफ से लगातार लोगों को समझाया जा रहा है, जन जागरूकता अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। हर प्रशासन की अलग अलग मशीनें, चाहे पुलिस विभाग की बात की जाए, हर विभाग जो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण विभाग है, चाहे सूचना विभाग की बात की जाए, तमाम उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी विभाग की बात की जाए, शिक्षा विभाग की बात की जाए, हर विभाग अपनी तरफ से लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास लगातार कर रहा है। उसके बावजूद भी कुछ संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जो चिंताजनक है। लेकिन इसके लिए लगातार एक ही बात जो निकल कर आती है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो लिहाजा जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है, जिस बात पर लगातार इंडिया न्यूज भी लगातार अपील करता है कि आप भी जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई का प्रयोग यहाँ पर करते रहे। सावधानी बरते, सख्ता ही एक बिल्कुल सावधानी बरतनी जरूरी होगी, अन्यथा इस प्रकार से केसेस बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रतन, तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और कोटद्वार में हर वर्ष की तरह भक्त और श्रद्धालुओं का बहुप्रतीक्षित भव्य सिद्ध बलि बाबा जयंती महोत्सव का पूजा अर्चना और अनुष्ठानों के साथ शुरू हो चुका है। मगर इस बार कोरोना महामारी का असर साफ दिखाई दिया है और श्रद्धालु भी निराश भी नजर आए। इस बार कोरोना गाइडलाइन के अनुसार केवल धार्मिक अनुष्ठान और पारंपरिक सिद्ध बलि बाबा का डोला नगर परिक्रमा पर निकला। मंदिर में घंटी और मूर्ति को छूने की भी अनुमति नहीं है। इसके साथ ही प्रसाद वितरण भी नहीं किया गया। ये श्री सिद्धबली अनुष्ठान मेला के जो परंपरागत पूजा अनुष्ठान है वो तो पूर्वता रहेगा, और लेकिन जो भजन संध्या है और हमारी जो झांकियां हैं वो इस बार सीमित करी गई हैं और उनको नहीं रखा गया है ताकि जो है ज़्यादा लोग ना आ पाएँ, और बाकी जो शासन के निर्देश हैं उसका अनुपालन पूरी तरह यहाँ पर किया जा रहा है। पूरे क्योंकि आपको पता है ये विश्व में जो चल रही है महामारी है और ये खैर भगवान का आशीर्वाद है, फिर भी चलो भक्तगण आ रहे हैं और ये जितना हम सेफ्टी करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक कर्तव्य बनता है कि इस तरीके से कोई लापरवाही ना करें और श्रद्धा भक्तों की इसी तरीके से हमेशा बनी रहे। आज हम हल्द्वानी से जो है ब्राह्मण उत्थान महासभा का इधर गठन करने आए थे ऋषिकेश में। आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी का यहाँ पर गठन था और उसी के माध्यम से आज हम जो है समय निकाल करके सिद्धबली मंदिर में दर्शन कर आए हैं। गढ़वाल दौरे पे हम लोग, कल हरिद्वार में हम लोग आए थे और उससे पहले मुजफ्फरनगर जो उत्तराखंड के शहीद जो हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने गए थे हम लोग, और अभी ऐसे ही पूरे गढ़वाल दौरे पे हम लोग निकले हुए, पूरी हमारी टीम है। और रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के मछली बाजार में हुई खूनी झड़प में अभी तक आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों पर धारदार हथियारों से हमला करते हुए साफ नजर आ रहे थे। वही वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। खान के 16 वर्षीय पुत्र रब्बान की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है।
लोग हैं बहुत डेंजर और जालिम किस्म के लोग, उनका अहंकार इतना खतरनाक है कि मान लिया वो पूरी बस्ती के लोगों को अपने काबू में रखता है। वो जिसको भी देखता है ना उसको वो गाली देता है और जिसे चाहता है उसे मार भी देता है। मगर अब इस हालात में उसने दूसरी जुल्म करा, मेरे बच्चों के ऊपर जुल्म करा, और वो ऐसा जुल्म करा कि मुझे इतना काटा, दुनिया भर का काट दिया। मेरे बच्चों को काटने के बाद ये पोजीशन हुई कि उनको रेफर देहरादून कर दिया गया। ये मेरे बच्चे के हालात क्या हुआ था? हाथ पे छुरी चलाई उन्होंने, अपने अब्बू को बच्चा को मारा है। नमाज पढ़ने गया था मेरा बच्चा, कभी लड़ता भी नहीं होता किसी से, नमाज पढ़ने के लिए गया था, उठा के उसकी छुरी ऐसे चलाई जैसे क्या कि जानवरों को मार रहे हो। कि उनने आके अच्छा खेलते खेलते संसार पे और छुरी से चप्पड़ से मारा हमारा बच्चों को, नशा कटी हुई हमारा बच्चों की, चोट लगी और कई चोट लगी हमारे बच्चों के। 15 दिन हो गए हमारे बच्चों को। तो कार्रवाई नहीं करी? हम चाहते हैं पुलिस भी कार्रवाई करे, आप भी ये पूछाई जाए। काशीपुर के जसपुर थाना इलाके में अगवा नाबालिग छात्रा की बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने एक शिकायती पत्र एएसपी को सौंपा। आपको बताएं कि जसपुर के अंगदपुर गांव में 12वीं की छात्रा 26 नवंबर को गायब हो गई थी। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। परिजनों ने एएसपी से मासूम की जल्द बरामदगी की मांग की है। हम अंगदपुर से आए हैं। हमारा गांव अंगदपुर पड़ता है, पोस्ट धर्मपुर, चौकी भी धर्मपुर पड़ती है और थाना कोतवाली जसपुर पड़ती है। मेरी चाचा की लड़की 12वीं में पढ़ती थी, तो वो स्कूल आई 25 तारीख को, लेकिन वो 25 तारीख को स्कूल तो आई, लेकिन उसके बाद वहाँ घर पे नहीं गई। जब 4 बजे छुट्टी होती है तो उसके जो साथ लड़कियां जाती थी उन्होंने बताया कि वो आज स्कूल में नहीं गई थी। हमने पता करा, लेकिन अगले दिन तक कोई लड़के को कोई पता नहीं चला। तो हमारे ही सामने एक लड़का जिसका नाम आकाश उर्फ नकुल उर्फ सीटू है, उसका असली नाम आकाश है। इस बात का पूरे गांव में किसी को भी अभी वो नहीं था, लेकिन हमें भी पता नहीं था कि उसका नाम वो छिपाता था लड़का। और वो लड़का जो है वो ऐसे ही आवारा या गुंडागर्दी या नंबर 2 के इधर उधर के काम करता था। अब पता चला कि वो लड़का जो है आकाश नाम का, वो मेरी चाचा की लड़की को ले गया है। मेरी बहन नाबालिग है। हमने मुकदमा दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज की है मान्य कोतवाली जसपुर, लेकिन अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट या मेरी बहन की उस लड़के की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरी बहन का अभी तक कोई भी पता नहीं। तो होमगार्ड में है कोतवाली काशीपुर में। और मसूरी के सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकिल कर बेंच बनाया गया है, जिसे जगह जगह लोगों को बैठाने के लिए लगाया गया है। नगर पालिका परिषद मसूरी के सहयोग से किए गए इस सौंदर्यीकरण का उद्देश्य लोगों को कचरे को एक संसाधन के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया है, जिससे एक बेहतर और सजग भविष्य का निर्माण हो सके। इस कार्यक्रम को पूरा क्रियान्वित करने के अंदर में हिलदारी और नेस्ले इंडिया का जो सपोर्ट है, साथ में एसएमएस और साथ में री-सिटी का पूरा तकनीकी ज्ञान लगा हुआ है कि जो भी हम शहर को कैसे सुंदर बना सकते हैं और किन चीज़ों का इसमें उपयोग कर सकते हैं। जो भी आप पूरी बेंच देख रहे हैं, ये टोटल बेंचेस जो हैं आपको लो वैल्यू प्लास्टिक से और MLP मल्टी लेयर प्लास्टिक से, जिसका किसी भी तरीके से कोई उपयोग नहीं है, कोई इनको खरीदता भी नहीं है और जहां आप इनको फेंक देंगे वो वहीं पर वो पड़े रहते हैं, कोई भी इनका प्रोसेस नहीं होता। तो उन सारी चीज़ों को मिला करके पूरे शहर को सौंदर्यीकरण के लिए नगर पालिका परिषद के साथ मिल करके हम लोगों ने अलग अलग जगह पर 430 स्क्वायर फीट की हमारे पास टाइल्स हैं और टोटल 15 बेंचें हैं। इन पूरे बेंच में बनाने में कम से कम 1262 किलो लो वैल्यू प्लास्टिक का उपयोग किया गया है, जो अलग अलग स्थान पे, जो अभी पिक्चर पैलेस पे 2 बेंच लगी हुई हैं, साथ में कंपनी गार्डन और साथ ही साथ जो है मसूरी झील और उसके बाद लाल टिब्बा के पास हम लोग इस बेंच का निर्माण लगाएंगे कि ताकि टूरिस्ट जो आते हैं और वो समझ सके कि इसको हम समझते हैं वेस्ट में, वो एक सोर्स के रूप में भी हो सकता है।
हरिद्वार में होने वाले 2021 कुंभ मेले को लेकर के तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इस बार कोरोना के मद्देनजर कुंभ मेले की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है। शुरुआती दौर में कुंभ मेले के लिए बनाए गए सेक्टरों का दायरा कम कर दिया गया है। कुंभ आईजी संजय गुजराल के अनुसार पहले कुंभ मेले में 41 सेक्टर बनाए गए थे, लेकिन अब कोरोना की स्थिति को देखते हुए 24 सेक्टर बनाए जा रहे हैं। इसमें रेलवे को अलग सेक्टर के रूप में रखा गया है। रुड़की से अगली खबर, जहां पर ड्रग विभाग की टीम ने फ्लैट पर छापा मारा है। छापेमारी में खुला नकली दवाओं का खेल और बड़ी मात्रा में नकली दवाइयों का जखीरा भी बरामद हुआ है। एफडीए विभाग ने नकली दवा के गोदाम को सील कर दिया है। करोड़ों रुपयों की कीमत बताई जा रही है और मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोटद्वार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेणुका देवी के निर्देश अनुसार जनपद में युवाओं में बढ़ रहे नशे को रोकने के लिए अभियुक्तों को धर पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया है और अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया है। पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान सिद्धबली बैरियर पर एक टाटा सुमो गाड़ी से 3 किलो 100 ग्राम अवैध चरस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त पहाड़ों से चरस ला करके कोटद्वार के छात्रों व अन्य व्यक्तियों में बेचा करते थे। हमारे डीजीपी महोदय और एसएसपी महोदय के द्वारा नशा मुक्त उत्तराखंड के अंतर्गत लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और इसमें इसी क्रम में कल 3 तारीख को अपराह्न में सिद्धबली बैरियर कोटद्वार के पास वाहन को चेक करते समय एक टाटा सुमो गाड़ी में 2 व्यक्ति बरामद हुए, पकड़े गए, जिनके पास कुल मिलाकर 3 किलो 100 ग्राम चरस बरामद हुआ और ये काफ़ी बड़ी खेप है। इनको दोनों गिरफ्तार किया गया और गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है इसमें, जिससे कि ये किस जगह से कहाँ से इकट्ठा करके या खरीद के ला रहे थे और किसको ये सप्लाई करने वाले थे, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।